गुड, बारिश को बोलो लेकर जाए कोरोना। बच्चे जो बोलते हैं भगवान सुन लेते हैं। आप लोग रोज बोला हम करो। तो हम तो चाह रहे अब 1 महीना चले कोरोना। कैसे? मैम अगर ऐसा होता तो अभी बारिश हो रहा होता। क्यों, आप बोले क्या अभी कि बारिश हो? यस मैम। तो वैसे एक बार बोल दिए तो हो जाएगा क्या? मन में दिल से दुआ करना पड़ता है। नहीं मैम, हर समय बोलते रहते हैं। तो बारिश तो होता है यहाँ पे, फिर अभी तो हुआ बारिश। आपके तरफ भी बारिश हुआ ही है, तो बोलते हो तो सुना ही ऊपर वालों ने। यस मैम, इस समय नहीं हो रहा, इस समय भी होना चाहिए था। इस समय नहीं तो वैसे नहीं होता है। देखो, जैसे अगर आपको मान लो वेट लॉस करना है, ठीक है, तो आप अगर आपको डॉक्टर बोलता है आप 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो 30 मिनट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप वार्म अप करो 30 मिनट्स। 30 मिनट्स एक्सरसाइज का मतलब तब हुआ जब आप पहले स्टार्टिंग में वार्म अप करे हो 20-25 मिनट, जब पसीना आने लगे उसके बाद से 30 मिनट्स का एक्सरसाइज काउंट होगा। तो सेम चीज प्रेयर में होगा। 5 मिनट बोल दिए तो नहीं होगा, पहले प्रेयर से वार्म अप करना पड़ता है। पहले प्रेयर करो 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 20-25 मिनट करो, फिर जब वार्म अप हो जाए तब आपसे फिर बात होगी ईश्वर की, तब सुनेंगे। आप लोग 1 मिनट करते हो, प्रभु बारिश करा दो, तो कैसे? मैम एग्जाम्पल आप अपने एक्सपीरियंस से दिए हैं। हाँ, एकदम सही। प्रेयर में पहले वार्म अप करना पड़ता है, 10-15 मिनट जगाना पड़ता है, भगवान को मनाना पड़ता है। सुनिए अब। प्रेयर नहीं मैम, एक्सरसाइज वाला। हाँ, एक्सरसाइज वाला तो मतलब ट्रू है वो तो, हाँ तो फैक्ट है। एक बार ऐसा हुआ था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, बहुत वेट गेन हो गया था। बहुत यानी 100 kg तो नहीं था, बट फिर भी बहुत वेट गेन हो गया था। 99। मार खाओगे। तो उसके बाद मैंने कम किया था, तो मैं बिना रुके लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर एक एक साथ में दौड़ लेती थी। आप लोगों को मजाक लगेगा सुन के, बट ये सच है। लगभग मैंने साल भर मैम तक एक बिना रुके एक बार भी। ऐसा नहीं कि एक ही साथ ऐसा हो गया, स्टार्टिंग में बहुत रुकना पड़ता था, बट लास्ट लास्ट तक मैंने ऐसा स्टेमिना बिल्ड किया था। 2-3 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में भी कभी कभी एक बार भी बिना रुके दौड़ लेती थी। तब मैं बास्केटबॉल भी बहुत खेला करती थी, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, तो स्टेमिना की कमी वैसे नहीं थी। तो कोई बड़ी बात नहीं थी 3-4 किलोमीटर बिना थके दौड़ना। मैम सारा केमिस्ट्री का टीचर बास्केटबॉल खेलता है। सारे का तो पता नहीं, मेरा तो मुझे पता है। अभी तक तो कोई केमिस्ट्री का टीचर तो वैसे नहीं मिला। मैम मेरे प्रीवियस मैम स्कूल के टीचर थे, वो भी केमिस्ट्री के टीचर थे और बास्केटबॉल खेलते थे। अच्छा, वाह। और मैं तो मेरा टीम तो चैंपियन रहा है मेरे कॉलेज में। तो अच्छा था, पीस कीपर नाम था हमारी टीम का। आप उस टीम में थी ना, इसीलिए। हाँ वही बात है ना। ठीक है, तो बात बंद करते हैं, आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ लिए थे। अभी और भी रिएक्शन इसके अंदर हमको पढ़ना है, बट अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको एनसीईआरटी में भी दिया होगा, तो इसका क्या क्या मतलब होता है देखो। कुछ तो आप लोग 11th में पढ़े हो, बट फिर भी दिया है तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें SN1 SN2 के एस्पेक्ट से भी ये काम पड़ेगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इससे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ओके, तो देखो पहला मैं आपको बता दूं, पॉइंट वाइज करके हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज करके लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट में लिख लो, प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या होता है हम लोग देखते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो लोकेश अभी आ रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग शॉर्ट में PPL भी कहते हैं। क्यों सब वापस से प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, PPL। तो देखो PPL से
ऑप्टिकल एक्टिविटी को पीपीएल या फिर स्मॉल में पीपीएल भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या कनेक्शन है? देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। वो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। अब हमारे ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? देखो, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल इज प्रोड्यूस, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, निकोल प्रिज्म से जो लाइट पास होती है। पीपीएल इज प्रोड्यूस, मैम ये फर्स्ट अभी है मैम। हाँ फर्स्ट ही है, बट आप थोड़ा टाइम से आया करो। पीपीएल इज प्रोड्यूस्ड, मैम कनेक्ट लेट से होता है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नेट से 5-6 मिनट लग जाते हैं। अच्छा ठीक है। पीपीएल इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ordinary light through Nicol prism. Nicol prism. देखो, एक हमारा प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू वो करके हम लोग जब पीपीएल नॉर्मल लाइट को प्रोड्यूस इसके पास कराते हैं ना, तो जब वो बाहर निकलता है तो वो पीपीएल बन के निकलता है, प्लेन पोलराइज लाइट बन के, ठीक है। अब देखो, जो ये लाइट पीपीएल बन के निकला है, इसको अगर मान लो यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के थ्रू, जैसे यहाँ पे निकोल प्रिज्म रख दिया, ठीक है, इस निकोल प्रिज्म के इस साइड से हमने लाइट के सोर्सेस पास कराए। अब यहाँ से क्या बनेगा? ये पीपीएल बन के निकलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट बन के निकलेगा। अगर इसको हम लोग इस सोल्यूशन से जब पास कराएंगे ना, तो ये जो पीपीएल है, इसको ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दे रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये लिख लो, एरो हेड दे करके लिख सकते हो, बट पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। When it pass through, when it pass through सब क्यों एक एक बार बाहर जाके आ रहे हैं, through their solution, when it pass through their लिखने की नीड नहीं है, solution then हम किस चीज का सॉल्यूशन रहेगा? कोई भी इसमें सॉल्यूशन है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है। अगर हम लोग इससे पास कर रहे हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, व्हेन इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा? इसको रोटेट करा देगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हेन इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन, देन इट रोटेट क्लॉकवाइज और anti-clockwise, then solution is called, then compound of the solution will be ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और कौन कौन से कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगी आगे, हम लोग स्ट्रक्चर से बताएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है।
अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे ये कोई भी चीज का सॉल्यूशन है XYZ, अगर इस पे ये कोई इफेक्ट नहीं डाला तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और अगर ये रोटेट करा दे रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें इसके अंदर जो भी कुछ कंपाउंड है, जो भी कुछ मॉलिक्यूल है, वो कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अब देखो ये कितने एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया है। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है, इसलिए मैं ये सब पॉइंट आप लोगों को लिखा रही हूँ। कितने एंगल से रोटेट किया है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड light is measured by instrument an instrument called polarimeter। ये कहीं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैं ये बात लिखा रही हूँ, अदरवाइज इसका उतना नहीं नीड पड़ता। ये पीपीएल को कितने एंगल से रोटेट किया, ये अगर मेजर करना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है पोलरीमीटर। ओके, पोलरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म देख लो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लिवियो रोटेटरी क्या होता है। ये अभी जो हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं ना, उसका इस चैप्टर से ज्यादा आपको आगे बायोमोलिक्यूल में जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स की, तो इसलिए यहाँ पे ये 12th में इकट्ठे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लिखती हूँ। देखो, अब इसमें हम लोग 2 टर्म आपको देखने मिलेगा। एक लिख लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के तरफ रोटेट कर दे, उसको हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो लिखो, इफ अ कंपाउंड if the compound rotate कैसा हैंडराइटिंग हो रहा है मैम, कोई मेरे फेक नाम से मैम मैसेज कर रहा है दूसरों को। कौन नाम से? मैम वेदांत नाम से एक और है। क्या बोलूं मैं आप लोगों का चैट डिसेबल कर दे रही हूँ। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछना, ठीक है। मैम पर कौन इंटर हो जा रहा है मैम डेली का? मैम मेरा नाम से मैसेज कर रहा है सृष्टि को। जिसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा वो क्या करेगा, यही कर सकते। चलो मैंने चैट डिसेबल कर दिया है, जब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी इनेबल करूंगी, बाकी आप लोग पूछना। वैसे मैं इस वीकेंड कोशिश करूंगी जो आपने आइडिया दिया था कल पोस्ट वाला कि फोन से आ जाइए चैट डिसेबल करके आप लोग। फिलहाल के लिए तो जो भी है उसको मैं रिमूव कर दूं। कहाँ चला गया कि है? मैम चला गया। क्या बोलोगे? रिवर्ब ये शिवानी सिंह होगी शायद, वो वाली जिसको, क्योंकि फिर वो उस दिन से अपने नाम से नहीं आई, ठीक है। So if the compound rotate plane polarized light, इसको पीपीएल को क्या पढ़ोगे, plane polarized light, ठीक है, to the right। अगर ये राइट, दो साइड होता है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट। तो राइट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है।
सच दैट क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, it is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, रोटेटरी। अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और इसको हम लोग जब नाम लिखते हैं ना, अगर हमको बताना रहता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो इंडिकेट करते हैं नाम के पहले, जैसे ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का दो कंपाउंड हो सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और यूरोरोटेटरी सपोज, तो अगर आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाले ग्लूकोज के बारे में बताना है ना, तो सामने में हम लोग प्लस का साइन देते हैं, इंडिकेट करते हैं ऐसे साइन से। जो ग्लूकोज लिखेंगे उसके सामने में हम लोग प्लस का, ऐसा ब्रैकेट में प्लस का साइन देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्लेस करते हैं, ठीक है। इंडिकेट कैसे करेंगे? पॉजिटिव, नाम के पहले, बिफोर बिफोर नेमिंग, ओके, नाम के पहले हम लोग पॉजिटिव साइन पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब देखो एक और ऐसा टर्म, लीवियोरोटेटरी। लीवियो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लीवियो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो लीवियो रोटेटरी में क्या हो जाएगा, देखो कौन महान आत्मा है जिसको इतना नाम के पहले वो स्टार है, जो भी आपने रखा वैसा वैसा रखा हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू कर दिया। एनीवेज सुनो, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है इफ द कंपाउंड रोटेट पीपीएल टू द लेफ्ट, यहाँ पे लिखना आगे, ठीक है। कोई कोई लीवियो का मतलब लेफ्ट भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट भी कहते हैं, तो एक ही बात। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे खुद से, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, इसके आगे क्या करोगे, इस राइट को आप लोग लेफ्ट बना दोगे, ठीक है, लेफ्ट आईजी एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट एंटी क्लॉकवाइज direction, then it is called leviorotatory, okay, then it is called levorotatory। रोटेटरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, ओके, ये ध्यान रखोगे। मुझे भी मैसेज आया है, हेलो मैम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं? इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं नाम के सामने माइनस लगा करके, ओके ओके। अब देखो, ये जो कंपाउंड होते हैं ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियोरोटेटरी, इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के हम लोग इनको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। जो यहाँ पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवियोरोटेटरी कंपाउंड है, वो दोनों होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उनका सब कुछ सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग इनको कहेंगे। चलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, ओके।
हम स्क्रीन, इसमें मैम बिफोर नेमिंग करेंगे। हाँ ये प्लस माइनस करो, जैसे हम लोग नाम के पहले लिखते हैं। अभी हमको नीड नहीं पड़ेगी इसकी, नीड वैसे पड़ती है बायोमोलिक्यूल में, बट एनसीईआरटी में अब डी एंड एल क्या लिखे हैं कहाँ पे मैम? डेक्स्ट्रो डी एंड एल। डेक्स्ट्रो और ये भी, जैसे एक कोई कंपाउंड है ए, तो इसका डेक्स्ट्रो और ये भी अगर दोनों हो सकता है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर, यानी उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। एक लेफ्ट रोटेट कर रहा है लाइट को, एक राइट, पीपीएल को, सॉरी। आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप हेडिंग लगा लो, एनहांसियोमर्स में बाकी है। देखो, एक आप टर्म समझो, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस स्टीरियोमर्स से आया है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके, स्टीरियोमर्स से आया है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोमर्स या स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग स्टीरियोमर्स को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं 3D कंपाउंड के बारे में, ठीक है, 3D कंपाउंड, ओके। ऐसा कंपाउंड जिसका 3D अरेंजमेंट अलग हो उसको हम लोग स्टीरियोमर्स कहते हैं। अब 3D कंपाउंड क्या है? देखो, जैसे आप लोगों ने 11th में देखा था, मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे हमने लगाया है, इसमें हम लोग कैसे दिखाते थे, एक ऐसी लाइन दिखाते थे, ये भरी हुई सी, इसको वेज्ड पोजीशन कहते हैं, वेज्ड पोजीशन। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन से ऐसे ऊपर उभरी हुई कोई लाइन है ऐसे, ठीक है, अगर ऊपर उभरी हुई कोई एटम लगा है तो उसको हम लोग ऐसी लाइन से दिखाएंगे। अगर इसमें नीचे की तरफ कोई एटम लगा है तो उसको हम लोग डैश लाइन से दिखाएंगे, ऐसे। इसको हम लोग डैश, इसको वेज्ड, इसको डैश लाइन कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी प्लेन के पैरेलल है, इसी प्लेन के पैरेलल है, यानी 3D में एक्स वाई जेड होता है ना, 3 डायरेक्शन, तो वैसा, तो प्लेन के पैरेलल है अगर, तो हम लोग इसको ऐसे लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग जगह पर भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया, ये ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। तो इन दोनों लाइन का क्या मतलब है कि ऑन द प्लेन, इसका मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ, इसका मतलब आपके तरह आता हुआ बाहर की तरफ, ठीक है, इसका मतलब ऐसी वाली लाइन ऐसे। तो 3D डायमेंशन अगर हम लोग इसमें ज्योमेट्री चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही चीजें, उसी चीज से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे पी लगा है और यहाँ पे क्यू लगा है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया बी और यहाँ पे कर दिया ए, यहाँ पे कर दिया पी, यहाँ पे कर दिया क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एनहांसियोमर्स होंगे। बट इसमें और भी कुछ कंडीशन है, क्या है हम लोग देखेंगे। और भी आप समझने के लिए समझो बस कि इसमें पोजीशन अगर चेंज कर दिया, ए पहले कहाँ था, बाहर की तरफ, अब बी चला गया यहाँ पे बाहर की तरफ। तो ऐसे जो हम लोग चेंज करते हैं ना मॉलिक्यूल के अंदर, 3D डायमेंशन में अगर चेंज करते हैं तो उसको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ओके। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तेज हो गए आप लोग, ओके। अब देखो, एक टर्म देखो, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, इसके पहले समझो कायरल और अकायरल। देखो, ऐसा कार्बन जो हमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग 3D कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। 3D कंपाउंड यानी स्पेस में उसका अरेंजमेंट कैसा है। जैसे मान लो कि स्पेस में 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड,
हम लोग ऑर्गेनिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी लाइन, मतलब ये फ्रंट के तरफ आ रहा है, सरफेस से आपके तरफ उभरा हुआ है। इसका मतलब कि जो आप सरफेस पे इसको देख रहे हो उससे ये पीछे के तरफ लाइन जा रहा है। और इन दोनों का मतलब है कि ये ऑन द प्लेन है, ये दोनों कंपाउंड इसके पैरेलल में ऑन द प्लेन में है, ठीक है। और ये इस कंपाउंड से ऊपर उठा हुआ, ये कंपाउंड से पीछे की तरफ है इस कार्बन से, ठीक है। तो ऐसे अगर अरेंजमेंट को हम लोग अलग कर दिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, इसमें बी को बाहर की तरफ छोड़ दिया, ए को पीछे की तरफ, तो ऐसे चेंज करने से 3D में अरेंजमेंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर में, उसको हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, ठीक है, आया समझ में? बस Yes, मैंने, ma'am. हाँ Yes, बस, ma'am. ठीक है। ये अब देखो, यहाँ से हम लोग एक पहले आप एक और टर्म समझो, कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन, देखो अगर एक कार्बन में जो 4 ग्रुप अटैच होते हैं, अगर सारे के सारे डिफरेंट हो, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। पहला, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, और वो चारों बॉन्ड में ना कोई भी 2 कंपाउंड सेम नहीं होंगे, ठीक है, विथ 4 डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड या फिर स्पेसिस लिख सकते हो, और स्पेसिस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन। जैसे मान लो कि ये हमारा कार्बन हो गया, अब इसमें यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे जोड़ दिया C2H5, और यहाँ पे जोड़ दिया CH3। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। पहला बात सही है, ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज है, जो 4 बॉन्ड करता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, चारों डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए या कंपाउंड होना चाहिए या फिर स्पेसिस। तो एक क्लोरीन है, एक OH हो गया, एक C2H5 हो गया, एक CH3 हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ओके, मैम वैसा जुड़ सकता है जिसका मैम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और बाकी सब जैसे चीज अलग, नहीं जैसे मैम हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़े थे। नहीं 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 नहीं, मोलिकुलर फॉर्म कंपाउंड ही सेम हो जाएगा ना, अगर तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो कंपाउंड सेम हो जाएगा ना, कंपाउंड सेम नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, जैसे हम लोग पढ़े थे कीटोन का या फिर उसका मैम आइसोमरिज्म में कि मैम फंक्शनल ग्रुप मैम अलग अलग हो। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, चारों पर मैम डिफरेंट। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल याद तो नहीं है पर मैम पढ़े थे उसमें आइसोमरिज्म में, अगर उसका ऑर्गेनिक नाम केमिस्ट्री अलग है, में। अगर उसका नाम अलग है तो फिर मतलब कोई मैम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर मैम आगे पीछे करने से मैम फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है। बदल, हाँ तो जुड़ सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका नाम बदल जाएगा ना कंपाउंड का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ऐसा है, इसमें यहाँ पे Cl जोड़ा, यहाँ पे OH जोड़ा, और यहाँ पे भी हमने CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे भी हमने CH3 जोड़ दिया। अब इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, ये कार्बन हमारा कायरल है। ओके, कायरल कार्बन, और इसको हम लोग कायरल सेंटर भी कहते हैं, इसको हम लोग कायरल सेंटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ये 2 कार्बन, 2 तो सेम ग्रुप जुड़ा है ना, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसको हम लोग अकायरल कार्बन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अकायरल। ये सब 11th में पढ़ना भी था कुछ कुछ। तो ये हमारा क्या हो गया, अकायरल कार्बन, ठीक है। तो जब चारों डिफरेंट से जुड़े तो क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर ये जो कायरल कार्बन है ना, वो यहाँ पे हमने तो सिंपल प्लेन में देखा, अगर ये 3D में अगर कायरल कार्बन जो है, कायरल कार्बन इन 3D, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर को अगर आपको आसान भाषा में समझना है ना, तो समझ लो
कायरल, इसको बाद में लिखना, इसको पहले लिखना नोट में कायरल कार्बन को, फिर इसको लिखना। स्टीरियो सेंटर का मतलब है कायरल कार्बन इन 3 डायमेंशन, 3D स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, 3D स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल का मतलब स्पेस में, 3D होगा तो स्पेस में होगा, तो वही 3D स्पेटियल, स्पेटियल का मतलब स्पेस में अरेंजमेंट, ठीक है। अब अंशु सिंह अभी एंट्री कर रही है फिर से। समझ गए? तो इसको अगर हमारा ये अगर हमारा 3D में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है, यही एक P जुड़ा है, एक B, एक A और एक Q, तो कोई भी सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ओके, बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, जो ऐसे होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असाइमेट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको, क्योंकि इसमें कोई भी सेम कंपाउंड नहीं जुड़ा है, तो इसको हम लोग असाइमेट्रिक भी कह सकते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे थे ना, उसमें असिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यानी अगर ऐसा कंपाउंड हम लोग ले लिए सॉल्यूशन में ना, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, वो पीपीएल को नहीं क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। पीपीएल को रोटेट करने के लिए स्टीरियो सेंटर वाला कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हो जिसमें एटलीस्ट एक स्टीरियो कार्बन होना चाहिए, ठीक है, यानी असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, तभी वो पीपीएल को रोटेट कर पाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। Only asymmetric carbon will rotate PPL or show optical activity, or shows optical activity, ठीक है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं? ओके, अब मैं थोड़ा सा और टर्म समझाती हूँ, इसको मिटा रही हूँ मैं, वैसे 2 ही मिनट बचा। देखो, यहाँ पे एक और अब चीज समझो, स्ट्रियोमर्स। स्ट्रियोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रियोमर्स भी आइसोमर्स की तरह होते हैं, बट इसमें क्या होता है, 3D होगा, 3 डायमेंशन, और 3D में एक तो 3D होगा, 3 डायमेंशन में होगा, ऊपर से ये मिरर इमेज होते हैं ईच अदर के, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर फॉर्म करेंगे, which should be non superimposable. impossible, ठीक है। नन सुपर इम्पोजेबल, कितना बुरा हैंडराइटिंग हो रहा है, नन सुपर इम्पोजेबल। इस क्लास में मेरी हैंडराइटिंग और ही बेकार हो जाती है, पता ही नहीं क्या हो जाता है पेन टैब को, सुपर इम्पोजेबल हो जाता है, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल और नन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, और स्ट्रियोमर्स के स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि कुछ सेकंड में मीटिंग एंड होने वाला है, तो मैं एंड करके स्टार्ट कर देती हूँ। जल्दी ज्वाइन करना आप लोग प्लीज।